नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी संदर्भहीन सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनिए संदर्भहीन। जगह जगह खुदी हुई सड़क पर गिट्टियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए 2 फरलांग भी न जा पाए कि सब्जी का एक ठेला सामने आ गया। इन्होंने कसकर ब्रेक लगाया और कैरियर पर बैठी हुई मैं गेंद की तरह दूर जा गिरी। संयोग से गिरी तो मैं रेत के टीले पर ही थी, लेकिन गिरने का सदमा और उससे ज़्यादा शर्म मुझे पत्थर बना गए। मैं देर तक घुटनों में सर डाले बैठी रही। एकाएक सीमा-टाई भीड़ का कोलाहल और गाड़ियों के हॉर्न कानों को फोड़े दे रहे थे। सुनो, क्या उठकर खड़ी हो सकती हो? खुशबू के साथ कंधे पर किसी के स्पर्श का भान हुआ। मैंने सर ऊपर उठाया। अरे आप! वे तो मैडम थी, हमारी मकान मालकिन। कभी कभार नमस्ते कर लेने भर का रिश्ता था, पर इस समय वे सबसे ज़्यादा अपनी लग रही थी। मैं उनके हाथों का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। वे कहाँ हैं? मुझे होश आया। उन्हें अस्पताल भेज दिया है, करीम की गाड़ी में। क्या उन्हें ज़रा सी चोट भर लगी है। तुम अस्पताल जाओगी ना? जी। उन्होंने इशारा किया और एक टैक्सी पास में आकर रुकी। बैठो, उन्होंने आदेश दिया और खुद भी पास में बैठ गई। आप भी अस्पताल चलेंगी? सो तो चलना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक कोई हाथ भी नहीं रखेगा। तुम्हें बरामदे में रखेंगे। सरकारी अस्पताल है और सचमुच उनके साथ रहने से बड़ा आराम रहा। उनके क्रीम रंग की बड़ी सी कार हमसे कुछ ही पहले अस्पताल में दाखिल हुई थी। गाड़ी के रुकते ही भाग दौड़ शुरू हो गई थी। लड़के और नर्सें स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़े थे। इमरजेंसी में हलचल हो गई थी। हम लोग बरामदे में पहुँचे, तब तक ये स्ट्रेचर पर लद कर अंदर जा चुके थे। बरामदे में सिर्फ करीम ड्राइवर और वे लोग थे जो साथ आए थे। मैं सिर्फ बेंच पर बैठी सिसकती रही थी। वे मेरे पीठ पर हाथ फेरकर सांत्वना देती रहीं। उस मौन सांत्वना से मुझे काफ़ी धीरज मिल रहा था। वे मेरे साथ होती तो मैं इस तरह से सिसक भी ना पाती। लोग बातें कर रहे थे। साइकिल धक्का खाकर खड्डे में गिर गई थी। इनका सर गिट्टियों से टकराकर लहूलुहान हो गया था। दायां पैर फ्रेम में फंस गया था। फ्रैक्चर ना हो तो भाग्य ही कहा जाएगा। नर्स बता रही थी कि एकाध पसली के चटकने का भी अंदेशा है। यह सारी बातें सुनने में उतनी भयानक नहीं लग रही थी, पर आधा घंटा बाद जब पट्टियों से लिपटा हुआ उनका शरीर स्ट्रेचर पर बाहर आया तो मैं एक बार ही हिल उठी। थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे धुंध छा गई। बड़ी मुश्किल से अपने पर मैंने काबू पाया और उस काफिले के पीछे चलते हुए हम लोग एक शानदार प्राइवेट वार्ड में पहुंच गए। नर्स उन्हें तरतीब से सफ़ेद बिस्तर पर लेटा रही थी। एक ने पर्दे ठीक किए, दूसरी ने जमादारिन को सफाई के आदेश दिए। तब जाकर पहली बार मैंने स्थिति की वास्तविकता को समझा। इनका एक्सीडेंट हो गया है, इन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और इसके बाद हर कदम पर पैसे की आवश्यकता होगी। इंजेक्शन, कमरे का, दवाई, भगवान ही जाने महीने का 25 तारीख। मध्यम वर्गीय को शराफत से जीना रहना कितना कठिन होता है। सुनिए, मैंने कमरे की भीड़ छटते ही सहमी सी आवाज़ में मैडम को पुकारा। अपनी चारों चूड़ियाँ उनके आगे रख कर मैंने कहा, देखिए, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। घर से किसी के आ जाने तक क्या कुछ रुपयों का इंतज़ाम कर सकेंगी? उनकी आंखें भक से जल उठी। मुझे लगा वे अभी अबाउट टर्न कर जाएंगी, पर शायद मेरे चेहरे पर छाई बेचारगी ने उन्हें बांध लिया। अपने चेहरे को दूसरे ही क्षण सौम्य बनाकर बोली,
पैसे की चिंता बाद में करना, इस समय सिर्फ मरीज का ख्याल रखो। मैंने चूड़ियाँ फिर अपने हाथों में डाल ली। तभी कमरे में करीम आया था। वह घर से कॉफ़ी और कंबल लेकर आया था। मैडम ने खुद मेरे पलंग से अस्पताल का कंबल उठाकर अपना वाला रखा, फिर थर्मस से कॉफ़ी उड़ेलकर खुद मुझे दिया। अब मुझे ध्यान आया कि मैंने शाम से कुछ नहीं खाया है और मुझे बेहद भूख लगी है। एक ही सांस में सारा गिलास खाली कर गई। उन्होंने घड़ी की ओर देखते हुए पूछा, अब मैं चलूं? एकाएक इच्छा हुई कि उन्हें हाथ पकड़कर रोक लूं। उस अपरिचित माहौल में एकदम अकेले पड़ जाने की कल्पना से घबराहट हो रही थी। पर रात के 11 बज रहे थे। उन्हें कितनी देर रोका जा सकता था? उनके जाने के बाद वातावरण डरावना लग रहा था। इनके दवाइयों के गंध और कराहट की आवाज़। मैं तो एक कमरे में कोने में जाकर दुबक गई। तकिया जरा ऊपर सरकाने के लिए नीचे हाथ डाला तो 10-10 के कई नोट मुट्ठी में आ गए। मन कृतज्ञता से भर उठा। वे जो साथ आई थी, वह कौन है आपकी? आखिरी बार राउंड पर आई हुई सिस्टर में से एक ने पूछा। हमारी मकान मालकिन है वे। बड़ी जोरदार पर्सनालिटी है। सभी कुछ जोरदार है। साथ वाली ने आंखें मटका कर कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। लोग भी ना जाने पहचाने बिना कैसी कैसी धारणा बना लेते हैं। फिर मुझे भी हंसी आ गई। आज शाम तक तो मैं भी उन्हीं लोगों के कतार में थी। क्या क्या बातें सोचा करती थी उनके बारे में। यूँ उन्हें देखा ही कितना था। आउट हाउस में रहने वाले हम मध्यम वर्गीय लोग। कोठी और उसकी मालकिन दोनों ही हमारे लिए एक रहस्य की चीज़ थी। हम जिसमें सबसे नए किराएदार थे, इसलिए मेरे तो कौतूहल का कोई अंत नहीं था। गेट से आते आते उनकी झलक मिल जाती थी। कभी लॉन पर टहलते हुए, कभी बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटकर किताब पढ़ते हुए। वे एक लंबा सा चोगा पहने रहती और सिगरेट हमेशा उनकी उंगलियों में होती। कई बार जीन्स और पोली नेक स्वेटर पहने हुए गाड़ी चलाते भी उन्हें मैंने कई बार देखा था। उनकी उम्र, उनकी जाति, उनका चरित्र, सभी के बारे में अटकलें लगाने का मुझे बड़ा शौक था। ये कभी कभी चिढ़ उठते, क्या गंवारों की तरह उन्हें टुकुर टुकुर ताका करती हो। कभी तो शरीफों की तरह सड़क पर चला करो। ऐसी अद्भुत औरत सचमुच मैंने कभी नहीं देखी थी। देखी तो इन्होंने भी नहीं थी। पंडित पुरोहितों के घर के कुल दीपक हैं। प्याज लहसुन उस घर में कभी आया नहीं। साल में 6 महीने बैगन भी रसोई से बाहर रहता है। डबल रोटी का स्वाद शहर में आकर ही पता चला। कॉफ़ी हाउस में जाकर इडली डोसा खाने की बात भी बाबूजी से छिपानी पड़ती है। भला इन्होंने भी यह सब कहाँ देखा होगा, पर मेरे सामने ऐसे बनते हैं जैसे सीधे विलायत से चले आ रहे हैं। इनसे तो मुंशियाइन का की अच्छी बात करने की देर कि पूरी रामायण खोल कर बैठ जाएंगी। हाय चाची, यह तो सिगरेट पीती है। मैं कहती, अरे बहू, तू तो सिगरेट को लेकर बैठी है। इनके यहाँ तो बोतल चढ़ती है, तभी तो छोरा छोरी पास नहीं फटकते हैं। सच, इतना बड़ा बंगला और अकेली मकान मालकिन, पर आज इनका जो रूप देखा, मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बिना जाने पहचाने कैसी धारणा बना लेते हैं। फिर इसके बाद वाले दिन में वो एक बार भी अस्पताल नहीं आई, पर उनकी सहृदयता की आँच मुझ तक पहुँचती रही। इन्होंने अपने कारिंदे भेजकर बाबूजी को तार दिया। इनके दफ्तर में एप्लीकेशन भिजवाई। एक दिन खाना भी उनके घर से मेरे लिए आया, पर बाद में चाची ने उसका चार्ज ले लिया। चाची आकर घंटों हॉस्पिटल में बैठती। उनके बातचीत का विषय भी वही होता, पर मुझे उसमें रस नहीं आता था। लगता था अनजाने में मुझसे अन्याय हो गया है।
जख्म तो पूरी तरह से नहीं भरे थे, पर 3 दिन बाद हमें घर जाने की इजाज़त मिल गई। लौटते समय भी करीम की गाड़ी मिल गई थी। उस दिन शाम को काफ़ी रौनक रही। पास पड़ोस के लोग तो आते ही रहे थे, पर शाम को सारा दफ्तर इकट्ठा हो गया था। बैठक का कमरा ठहाकों से गूंज उठा था। मैंने सबके लिए चाय बना ली थी। महरी को भेजकर मैंने समोसे और पान भी मंगा लिए थे। इनके दोस्तों में तिवारी मुझे सबसे अच्छा लगा था। निसंकोच अंदर आ गया था। उसने प्लेटें लगवाने में मेरी मदद भी की थी। चाय भी बाहर पहुंचा आया था। मस्त अजीब था। बोला, भाभी, एक्सीडेंट कैसे हुआ जानते हो? यह साहब कॉलेज से निकलती हुई लड़कियों को देखते रह गए थे, तभी तो सामने वाला गड्ढा नज़र नहीं आया। फिर जाते हुए हिदायत दी, भाभी, इसे पट्टी के लिए अकेले मत भेजना। वहाँ की सिस्टर इन्हें बेहद भा गई है। जब सब चले गए तो सारा कमरा सिगरेट के टुकड़े, कागज़, झूठे प्लेट, चटनी के दोनों से भर गया था। ये साहब भी बड़े मज़ेदार आदमी हैं। एक न एक फुलझड़ी छोड़ते ही रहते हैं। ये चुप रहे। तब मेरा माथा ठनका, क्यों जी, थक तो नहीं गए? इतनी देर तक बैठे रहना अच्छा नहीं हुआ। मैंने पास जाकर माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना जश्न मनाने की क्या ज़रूरत थी? बाप रे, इतने कठोर स्वर में तो ये कभी नहीं बोले थे। भला जश्न कौन सा मनाया है? घर में आए हुए मेहमान को चाय तो पिलाना ही पड़ता है। वहाँ अस्पताल में रोज आते थे, क्या करती थी? कुछ नहीं, फिर भी इतना तो करना ही पड़ता है। फिर भी इतना चहकने की क्या ज़रूरत थी? ओ तिवारी, जानती हो ना कितना मक्कार आदमी है? शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आए। तपाक से मैंने मुंह फेर लिया। देखा, दरवाजे में वे खड़ी थी। पता नहीं कितनी देर से खड़ी थी और कितना सुना, पर मेरी दृष्टि पड़ते ही सहज भाव से आगे बढ़ाई। शंभू ने बताया कि अस्पताल से वापस आ गए हैं, सोचा देख आऊं। मैंने चुपचाप एक कुर्सी आगे कर दी। कुछ देर औपचारिक वार्तालाप होता रहा। मैं गुस्से में उफनती चुपचाप स्टूल पर बैठी रही। इन्होंने दबी जबान से कहा भी, कुसुम, आपके लिए चाय वाय? मुझसे पहले वे बोल उठी, नहीं नहीं, अभी जाकर खाना खाऊंगी। वे उठी तो उन्हें बरामदे तक छोड़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ा। बरामदे पर जाकर वे रुकी और बोली, सुनो, और ज़रूरत तो नहीं है? वे नोटों का बंडल लिए मेरे सामने खड़ी थी। कल इनके पिताजी आ ही रहे हैं। जिन जिन से भीख मांगनी रहेगी वे ही मांग लेंगे। मैंने रुखाई से कहा, बात क्या है? उन्होंने पर्स में पैसे रखते हुए कहा, क्या अभी वाली बात से नाराज़ हो? माफ़ करना, अनचाहे मुझे सब सुनना पड़ गया था। उत्तर में मेरे आंसू निकल पड़े। सुनो, यह वक्त क्या गुस्सा करने का है? उनकी हालत पर रहम खाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वे कुछ भी कहते रहें, मैंने भराए कंठ से कहा। वे कुछ देर तक मुझे देखती रहीं। धीरे धीरे उनके चेहरे से मुस्कुराहट लोप हो गई। बड़े डूबते स्वर में बोली, कुसुम, दुनिया में ऐसे भी पति होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बीवी को भेड़ियों के आगे फेंक देते हैं। उनके मुकाबले तो तुम्हारा पति देवता है। उनकी बात देर तक कानों में घंटियों की तरह गूंजती रही। उसी के बल उस घर में रात को रह सकी मैं, नहीं तो क्रोध तो बड़ा आया था। दूसरे दिन तड़के ही बाबूजी आ गए। लंबे लंबे लगने वाले दिन एकदम छोटे लगने लग गए। यूं ही बाबूजी को तो पूजा पाठ में 1.5 घंटे लग जाते थे। अब पता नहीं मृत्युंजय का पाठ शुरू कर दिया था। 12 बजे तक पूजा से ही निवृत्त हो पाते थे। फिर भोजन, फिर शाम को संध्या वंदन की तैयारी। जरा भी कुछ सोचने विचारने का समय नहीं मिलता था। उस शाम की बात आई गई हो गई। महीने की 10 तारीख को हमेशा की तरह शंभू बाबू
किराया लेने आए तो ये लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए भीतर आए। बोले, मैडम से कितने रुपए लिए थे तुमने? शंभू बाबू के हाथ भिजवा देना। सिर्फ उन रुपयों की तो बात नहीं है, बहुत सारा खर्च तो उन्होंने उठाया था। मैंने कहा, रघु। पूजा के कमरे में से बाबूजी ने आवाज़ दी। पूजा के समय भी उनका ध्यान घर के सभी बातों की ओर रहता है। ये पूजा घर में गए और मिमियाते हुए सारी बातें बता दी। पैसे लाने कौन गया था? उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट की आवाज़ में पूछा। जी, वे खुद ही दे गई थी अस्पताल में। मैंने कहा, तो तुम खुद लौटाने नहीं जा सकती? बाबूजी गरजे, जी, बात यह है। ठीक है, मैं ही देख लूँगा। बाबूजी बोले और एक दिन उनसे मिलने पहुँच गए। शाम को सब्जी मंडी से लौटकर मुंशी जी ने सब्जी का थैला मुझे पकड़ाते हुए कहा, बाबूजी कोठी में चले गए हैं मेम साहब से मिलने। कुसुम, मेरा ख्याल है तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखो तो अच्छा है। बाबूजी आते ही कुछ का आर्डर देंगे, उन्होंने हंसते हुए कहा। बाबूजी पूरे 1.5 घंटे बाद लौटे और बड़े खुश थे। रघु, तूने पहचाना नहीं? यह तो अपने तहसीलदार साहब की शोभा है। यह आश्चर्य से देखते रह गए। अरे, ये तेरी बड़ी जीजी की खास सहेलियों में से थी। रोज का चक्कर था अपने घर का। बस्ता लेकर सीधी अपने घर आ जाती थी स्कूल से। शाम को तहसीलदार साहब को लिवाने आना पड़ता था। क्या तुझे याद नहीं? बड़ी जीजी इनसे 15 साल बड़ी हैं। ये 3-4 साल के थे तभी शादी हो गई थी उनकी सुनीता की, और हम लोगों की शादी साथ ही साथ हुई थी। कैसा लक्ष्मी का सा रूप था, अब तो एकदम बुढ़ा गई है बेचारी। दुख भी तो कैसा पड़ा है। अभी उम्र ही क्या है। लड़का भी विलायत जाकर बैठ गया है, लौटने का नाम भी नहीं लेता। कहते कहते बाबूजी इतने उदास हो आए मानो उनकी अपनी बेटी पर ही विपत्ति का पहाड़ टूटा हो। रात खाने पर भी उनकी ही बातें होती रही। कैसे वह रोज़ घर आती थी, ज़मीन पर बैठकर ही खाना खा लेती थी, जूते बाहर उतार कर आती थी। अक्सर अम्मा जी से सेवैया या फेनी बनाना सीखती थी। इसकी शादी पर मैं गया था। लड़का विलायत पास था, पर इसके सामने एकदम चपरासी लग रहा था। बाबूजी ने बताया, बेटा, इस पूर्णमासी को मैं कथा करने के लिए सोच रहा हूँ। तुम्हारी जीजी को खाने के लिए कह आया हूँ। दूसरे दिन मैंने कहा, जीजी, सच यह नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैडम शब्द से बोर हो गई थी। उसमें व्यंग्य की बू आती थी। कथा के दिन भर आना जाना लगा रहा। बाबूजी भी दूसरे दिन जाने वाले थे, इसलिए ढेर सारे काम निकल आए थे। फिर भी उन्होंने रात का खाना अपनी देख रेख में बनवाया। मटर पुलाव, मीठी सेवैयाँ, बूंदी का रायता, आलू मेथी की भुजवा सब्जी, उड़द के दाल के साथ बैगन का झोल डालकर सब कुछ बन जाने के बाद मुझसे कहा, जाओ बेटा, अपनी जीजी को लिवा ले आओ। उस बड़े से बंगले में जाने का यह पहला ही अवसर था। मैंने डरते डरते ही प्रवेश किया। सौभाग्य से वह ड्राइंग रूम में ही मिल गई। एक सोफे पर कुशन के सहारे लेटी हुई थी। जीजी, भोजन के लिए चलिए। उस बड़े से हॉल में मेरी आवाज़ बच्ची की सी लग रही थी। उन्होंने आंखें खोली, एकदम निस्तेज आंखें, चेहरा भी उतरा हुआ था। तुम बैठो, मैं अभी आई। उनके जाने के बाद मैं वहीं बैठकर दीवान खाने की सजावट का निरीक्षण करने लगी। तभी नौकरानी ट्रे में पानी का गिलास लेकर आई। क्या बात है चंपा जीजी, तबीयत कुछ ढीली ढीली लग रही है? मैंने पूछा। सुबह से एक बूंद भी गले से नहीं नीचे उतरी है। तबीयत ढीली नहीं होगी तो क्या होगा, खड़ी होती हैं तो चक्कर आते हैं। मैं बेवकूफ़ की तरह चंपा का मुंह देखती रह गई। जब उसने हाथ बांधकर पीने का अभिनय किया तब बात समझ में आई।
उनसे क्या इतनी तकलीफ़ होती है? मैंने भोलेपन से पूछा। तकलीफ़ नहीं होगी? भला क्या आज की बात है? बरसों की आदत पड़ी हुई है। आज कहीं कि आज हम पंडित जी के घर कथा में जाएंगे, आज नहीं लेंगी। हम नौकर आदमी क्या कहें बताओ। चंपा शायद और भी कुछ कहती, पर मालकिन के आ जाने से चुप रही। उन्होंने बड़ी प्यारी सी साड़ी पहन रखी थी, पल्ला सिर पर डाल लिया था, कंधे पर नारंगी रंग का शॉल डाल लिया था। एकदम बड़ी जीजी की सखी लग रही थी। उन्हें देखकर मेरा मन कृतज्ञता से भर आया था। मेरे ससुर के प्रति उन्होंने जिस सम्मान का, आस्था का परिचय दिया था, वह सचमुच असाधारण था। अपने इस कठोर निश्चय को लेकर उन्होंने दिन भर जो कष्ट सहे थे, उनके चेहरे पर छाप स्पष्ट थी। पूजा की जगह पर उन्होंने 11 रुपये रखकर भूमि पर सिर टेक कर प्रणाम किया। उस समय कोई उन्हें देखता तो विश्वास नहीं कर सकता था कि ये वही मिसेस प्रसाद हैं, जिनके चर्चे सारे शहर में हैं। मैं खाना लगाने लगी तो उन्होंने साफ कह दिया, वे अकेले नहीं बैठेंगी, लिहाजा मुझे भी साथ बैठना पड़ा। बाबूजी दिन में ही खा चुके थे। इनकी थाली मैं बाहर दे आई थी। हम दोनों रसोई में बैठ गई। बाबूजी ने जिद करके यह खाना बनवाया है। पता नहीं आपको भाएगा कि नहीं, मैंने संकोच से कहा। कभी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, तब से कितना कुछ बदल गया है। पुराने लोग सोचते हैं जिंदगी का रंग अभी भी वैसा ही है। आराम से खाना बेटा, बाबूजी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। खूब आराम से चल रहा है चाचा जी, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और सारी चीज़ें मेरी पसंद की है। मुझे तो आश्चर्य है, आपको आज तक मेरी पसंद याद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दीदी की आंखों में बाल सुलभ सरलता और उत्सुकता का मिश्रण सिमट आया। वे एक एक करके सब सहेली के बारे में पूछ रही थी और बाबूजी उन्हें सब की खबर दे रहे थे। करीब 10:30 बजे यह महफिल समाप्त हुई। थाली पर बैठे बैठे वैसे ही हाथ सूख गए थे। बाबूजी दूसरे दिन जा रहे हैं, यह सुनकर उन्होंने पाँव छुए। बाबूजी ने 100-100 के 2 नोट उनके हाथ पर देकर ढेर सारे आशीर्वाद दिए। ये क्या है चाचा जी? बेटा, बच्चों के लिए है, मना मत करो। उन्होंने समझ लिया था, इसलिए मना नहीं किया, पर इतनी देर तक खिले चेहरे पर एक करुणा आ गई थी। बाबूजी ने कहा था, बेटी, बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। तब भी उन्होंने सिर हिला दिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। बाबूजी के जाने के बाद कई बार सोचा कि बंगले पर एकाध बार हो आऊं, पर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। ये कहते बाबूजी की उनकी पुरानी पहचान थी, ठीक है, उसके सहारे हम चापलूसी करने क्यों जाए। मेरी समझ में नहीं आता इसमें चापलूसी जैसी क्या बात है, पर उनसे बहस कौन करता। उस दिन बड़ी जीजी का पत्र आया था। सुनीता का सतमासा उन्होंने धूमधाम से किया था। फोटो भी भेजी थी। फूलों से सजे हुए झूलों पर फूलों और कलियों के गहने पहनकर बैठी हुई सुनीता एकदम वन देवी सी लग रही थी। फोटो बहुत प्यारी लग रही थी। जीजी ने अपनी सहेली के लिए भी 2 पंक्तियाँ लिखी थी। पता नहीं मुझे एकदम क्या सूझ पड़ा। फोटो और पत्र लेकर मैं एकदम कोठी की ओर दौड़ पड़ी। पिछला दरवाज़ा खुला था। आंगनबाड़ी में आते ही मैंने एकदम पुकारा, जीजी। हॉल में आता हुआ दबा दबा शोर एकदम बंद हो गया। पता नहीं कहाँ से चंपा एकदम दौड़ कर आई और दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। चंपा, उधर देखो कौन है, भीतर से आवाज़ आई। हुजूर, पीछे वाली बहुरानी आई हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बोली, पूछ लो, कुछ ज़रूरी काम तो नहीं है। परंतु चंपा को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उल्टे पांव लौट आई। सारा शरीर अपमान की आग से जल उठा।
ये ठीक ही तो कहते थे, हमारी उनकी क्या बराबरी है। फिर एक आध बार फाटक पर मुलाकात हुई तो मैंने नमस्ते भी नहीं की और फर्राटे से आगे बढ़ गई। ये नाराज़ हुए, बोले तुम्हारा भी जवाब नहीं है, कभी तो सामने बीच बीच जाती हो और कभी नमस्ते तक नहीं। क्यों करूं नमस्ते मैं? कोई रानी महारानी है वो, बड़ी होगी तो अपने घर में होगी, कोई मुफ्त में नहीं टिके हैं उनके मकान में। अपने अपमान की कहानी मैंने उन्हें बतलाई थोड़ी थी। उसके 8-10 दिन की बाद की बात है, ये बैठक में बैठे हुए दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहे थे। चाय नाश्ते से निपट कर मैं पलंग पर लेटी फिल्म फेयर पढ़ रही थी, तभी उन्होंने आवाज़ दी, कुसुम बाहर जाकर देखो तो कौन आया है। लेकिन मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ा, वे ही सोने वाले कमरे में आ गईं। बैठिए, मैंने रुखाई से कहा। वे बैठ गईं। वे ही इधर उधर की बातें करती रही। मैं सभी बातों की हाँ या ना में जवाब देती रही। कोशिश यही थी कि वे जान जाए उस दिन की बात से मैं नाराज़ हूँ। जी, इन्होंने कमरे में झांक कर कहा, डॉक्टर साहब ने आज शाम का समय दे रखा है, अभी 10 मिनट में लौट आऊँगा। आप जाइएगा नहीं, आराम से हो आओ। पैदल जाओगे क्या? नहीं, दोस्त की स्कूटर से जा रहा हूँ। इनके जाने के बाद हम दोनों ही घर में रह गए। वातावरण और भी बोझिल हो गया। इन्होंने इधर उधर देखते हुए उनकी नज़र गोल मेज पर रखी हुई सुनीता की फ़ोटो पर पड़ी। अरे, यह तो कांता की फ़ोटो है ना? यह इतने सारे फूल मालाएं क्यों डाल रखे हैं? यह जीजी की नहीं, उनकी सुनीता की फ़ोटो है। पिछले दिनों उसकी गोद भरने का कार्यक्रम हुआ था, तब की फ़ोटो है। तो यह कांता की लड़की है, हूबहू माँ पर गई है। उसको कभी चिट्ठी लिखो तो मेरी ओर से प्यार ज़रूर लिख देना। जीजी ने आपके लिए भी लिखा था, उस दिन हम वही तो दिखाने आपके घर आए थे। मैंने मुंह फुलाकर कहा, ओह, तो उसका गुस्सा अभी तक है? तभी तो मैं कहूँ, आज हमारी मैना गुमसुम क्यों है? फिर उन्होंने प्यार से कहा, जानती हो उस दिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? क्योंकि हॉल में उस समय जो लोग थे तुम्हारी परछाई छूने के भी लायक नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नज़रें मेरी चांद सी भाभी पर पड़े। मेरा सारा गुस्सा इन शब्दों में बह गया और बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा, फिर आप क्यों ऐसे लोगों की घर में भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं? लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तब तो सोचने की बात है। वैसे मैं लोगों की परवाह नहीं करती, मुझे कौन बेटा बेटी ब्याहने हैं। वाह, ब्याहने क्यों नहीं? क्या मुन्ना बाबू वहीं से मेम लेकर आ रहे हैं? मैंने चुहल भरे स्वर में कहा। जीजी पलंग की पाटी पर सिर टिकाकर बैठ गई। सपाट स्वर में बोली, मुन्ना बाबू कनाडा में किसी सरदार के फार्म पर हेल्पर बन गए हैं, अब शायद कभी लौट कर आए। फिर उन्होंने सुनीता की फ़ोटो हाथ में ले ली। प्रथम मातृत्व की तेज उसके मुख पर देखकर उन्होंने कहा, और बेबी के बारे में भी सुन लो। वो पिछले साल स्कूल के ड्राइवर के साथ भाग निकली थी। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी और उसे 5 महीने का गर्भ था। यद्यपि उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में यह बात कही थी, पर मेरे कानों में वह गर्म तेल की तरह लगी थी। किसी तरह अपने को संयत करके मैंने एक बेमानी सा सवाल पूछ लिया, आपको कैसे पता चला? हॉस्टल वालों ने तार दिया था। दौड़ धूप करने के बाद नासिक का पता चला, पर मजिस्ट्रेट के सामने उसने साफ कह दिया कि मैं माँ के पास रहने की अपेक्षा रिफॉर्म्स स्कूल में रहूँगी। चुपचाप लौट आई मैं। आप इतने उदास क्यों हैं? क्षणिक आवेश में कह गई हो, शायद उसे शर्म भी लगी हो, पर किसी दिन वह जरूर लौट आएगी और मुझे विश्वास है तब आप उसे अवश्य क्षमा कर देंगी।
मैंने बुजुर्गों की तरह कहा। मेरे क्षमा करने का उसके सामने कुछ महत्व होगा तो ज़रूर कर दूंगी। सच तो यह है कुसुम, किसी के भी बच्चे हमेशा घर पर नहीं रहते। तुम अपनी माँ का घर छोड़कर किसी का घर बसाने आई हो। रघु माँ बाप का घर छोड़कर नौकरी के पीछे यहाँ वहाँ घूम रहा है। फिर भी तुम लोग कहीं न कहीं घर से जुड़े तो हो। हर तीज त्योहार पर घर की याद तुम्हारी आंखों में आंसू ला देती है। अगर चिट्ठी गए 8 दिन से ऊपर होने लगती है तो सबके जी घबराने लगते हैं। मेरे बच्चों की बात ऐसी नहीं है। वे जब यहाँ थे तब भी मुझसे जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उनके दूर होने से उनके तिरस्कार का आघात सीधा सहन करना नहीं पड़ता। बच्चे आपका तिरस्कार करते हैं, क्यों? मैंने पूछ तो लिया, पर उत्तर मुझे खुद ही समझ में आ गया। ये उनके पिता की विरासत है। मैं जीवन भर उनसे नफरत करती रही। इसका प्रतिशोध उन्होंने बच्चों के मन में विष का बीज बोकर किया। माफ़ करना जीजी, लेकिन आप उनसे नफरत क्यों करती थी? मेरे लिए जैसे किसी उपन्यास का अंत निकट आ रहा था। आप बेबी को सिक्के की तरह बाजार में चलाकर उससे यह अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि वह आपको देवता की तरह पूजे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर प्रश्न किया। शायद उन्होंने मेरे स्थान पर अपने पति की कल्पना कर ली होगी। उनकी जलती हुई आंखों के सामने मैं सहम गई। दूसरे ही क्षण उनका सारा आवेग ठंडा हो गया। मैं चाहती तो बड़ी आसानी से बच्चों का मन पिता की तरफ से फेर सकती थी। माँ के नाते यह मेरे लिए सरल था, पर इच्छा ही नहीं हुई। घर गृहस्थी का मोह जैसे एकदम से समाप्त हो गया था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद अपने को एकदम अनाथ महसूस करने लगे हैं, लेकिन इसमें दोष पिता का ही है। हो सकता है किसी दिन बच्चों को सच्चाई का इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिता के जिस आदर्श प्रतिमा के सहारे वे लोग सांस ले रहे हैं, वह भी बिखर जाएगी। बच्चों को इतनी कठिन सज़ा मैं नहीं दे सकती। सारी आशाओं के टूट जाने के बाद ज़िंदगी कितनी खोखली हो जाती है, इसे मुझसे बेहतर कौन जानेगा। उनके स्वर के तीखेपन से मैं चौंकी। कब आंखें भर आई थी पता ही नहीं चला। वे पलंग से उठ आई हैं। बुरा मत मानना कुसुम, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा ममता, इतना ज़्यादा अपनापन बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरा दम घुटने लगता है। मुझे तो वे अजनबी लोग ही रास आते हैं, जिनकी भीड़ मैं अपने आसपास इकट्ठा करती हूँ। वे सब मेरी ही तरह होते हैं, अपने परिवेश से कटे हुए, उबे हुए, अपने भीतर के सूनेपन को बाहर के कोलाहल में व्यर्थ मिटाने की कोशिश करते हुए। ये लोग ही मेरे बंधु सखा बन गए हैं। चाचा जी इतने दिन बाद मिले, अच्छा लगा, जैसे बचपन के सुनहरे दिन लौट आए। अनायास ही तुम लोगों से एक संबंध सा जुड़ गया, पर सच कहूँ मुझसे अब इन रिश्ते नातों का निर्वाह नहीं होता। कुसुम, कहाँ हो भाई? घर में अंधेरा कर रखा है। यहाँ से वहाँ तक सब खुला पड़ा है। कोई आकर सब कुछ ले जाए तब भी पता नहीं चलेगा। वे दंदनाते हुए घर में घुसे। वे जीजी को देखकर सहम गए। क्या बात है रघु, जब देखो तब बहू को डांटते रहते हो। जीजी, वो काम ही ऐसा करती है। बताइए, इतनी देर से आपसे गप लड़ा रही है, चाय के लिए भी नहीं पूछा होगा आपसे। चाय नाश्ते के बाद जब वे उठी तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। वे कोठी तक उन्हें छोड़ने गए। वापस आए तो बोले, जानती हो मेम साहब आज किस इरादे से आई थी? किस इरादे से? वे ये नए मकान तोड़वाकर और नया बनवाना चाहती हैं, और लोगों को नोटिस दिया जाएगा, पर हमसे खुद कहने आई थी।
बोली, नए बन जाएंगे तो फिर आ जाना। ठीक तो है, क्या खाक ठीक है, सब चालाकी है। दरअसल हमारे यहाँ रहने से उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है ना। बाबूजी की वजह से उन्हें हम लोगों का भी लिहाज करना पड़ रहा है। हम लोग नहीं रहेंगे तो राग रंग की महफिल फिर से जमने लगेगी। मेरा बस चले तो मैं उनके लिए यह शहर भी छोड़ दूँ। सच कहना, क्या हम लोग कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? तुम तो सचमुच बेवकूफ़ हो। और मैं सोच रही थी, यूँ बेवकूफ़ होना कभी कभी कितना अच्छा होता है। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी संदर्भहीन सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।